इम्पोर्टेंट है विजय कि इसमें चुनावी लोक लुभावन चीज़ें नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि ये बजट अगर लोक लुभावन होने की तरफ जाता और ये अपनी सीमा और अपनी हैसियत से बढ़कर समाज के वंचित वर्ग किसी की भी, मैं सारे नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन सभी सेगमेंट, जिसमें कुछ ऐसे सेगमेंट भी थे जिस पर कहा जा रहा था कि बजट पूरी तरह फोकस होगा, लेकिन अगर ये बजट वहाँ फोकस होता तो हम फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते और राजकोषीय घाटा बढ़ता और सरकार कर्ज लेती तो निश्चित तौर पर ये ग्रोथ रेट और तमाम चीज़ें, ये सारी चीज़ें, हालांकि उनका संबंध प्रोडक्शन से है, लेकिन देश के लिए ये अच्छा नहीं होता। तो ये मैं इसके लिए तो मैं भी सहमति जताऊंगा कि ये साहस सरकार ने दिखाया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम एक आगे देखने वाले बजट के साथ आगे। आईपीओ का जरा गणित मुझे समझाइए, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे आदित्य जी, लेकिन ये आईपीओ क्या एलआईसी को स्ट्रेंथन करेगा या इसके पीछे की सोच को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, एलआईसी का आईपीओ लाने का सरकार का विनिवेश का जो बड़ा लक्ष्य है, कल भी हमने देखा कि टाटा ने एक स्टील कंपनी को खरीदा। दरअसल एलआईसी का आईपीओ में सरकार ये चाहती है कि आम आदमी की भागीदारी हो। उसमें सरकार ने छोटे निवेशकों के लिए 35% का आवंटन का लक्ष्य रखा है। दरअसल हम ये देख रहे हैं शरद जी कि हिंदुस्तान की जो टॉप 50 कंपनियां हैं उनमें फॉरेन स्टेक जो है वो 50 से 75% तक है। तो जितनी मलाई होती थी वो सारे विदेशी गोरे ले जाते थे। तो सरकार को ये समझ में आया कि हम अपने देशी जो निवेशक हैं, जो रिटेल निवेशक हैं, उसको फायदा कैसे दे सकते हैं। एलआईसी एक ऐसी जर्सी गाय है जो रेगुलर दूध देती है, उसके विनिवेश के लिए सरकार चाहती थी कि फॉर के जो एफआईआई है और जो एफडीआई है उनके थ्रू ना इन्वेस्टमेंट आके जनता लगाए। इसलिए सरकार इसलिए चिंतित थी और सरकार ने इसीलिए एलआईसी पॉलिसी धारकों के लिए भी अलग से अलॉटमेंट रखा है। तो सरकार को इससे पैसा तो मिलेगा, लेकिन एक बड़ी मुनाफे वाली कंपनी के शेयर हमारे घरेलू निवेशकों के पास होंगे। जनता को फायदा मिलेगा क्या? निश्चित तौर पर जनता को फायदा मिलेगा। हम एक चीज और बता दें आपको कि मैंने माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को काफी पहले लिखा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना निकाली है, उससे बैंकों में पैसा आया, सेविंग हुई। आप एक जन निवेश योजना निकालें जिससे आम आदमी का पैसा भारतीय कंपनियों में लगे, जैसे रिट्स में लगता है, भारतीय कंपनियों में लगेगा तो छोटे आदमी को भी ईटीएफ के थ्रू फायदा होगा। सरकार को चाहिए कि इस बात पे विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि पिछले 3 महीने से एफआईआई लगातार बाजार में माल बेच रही है और बाजार में माल बेचने के अलावा बाजार उतना इसलिए नहीं गिरा कि घरेलू संस्थागत निवेशक और छोटे निवेशक और खास तौर पर जो वर्क फ्रॉम होम करने वाले नए छात्र हैं उनको जो पैसा बचा वो पूरा बाजार में लगा। इसलिए बाजार आपने देखा कि उनके जो बिकवाली को झेल गया। तो सरकार ये चाहती है कि विनिवेश के अंतर्गत एलआईसी का जो आईपीओ है उसकी भागीदारी हमारे घरेलू निवेशकों के लिए। अदिति जी, एक चीज और समझाइए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्सेशन कर के दायरे में उसको लाया गया है और डिजिटल करेंसी आरबीआई के थ्रू लाने की बात की गई है। क्रिप्टो करेंसी पहले ये भी चर्चाएं थी कि भारत शायद इसको मान्यता भी दे सकता है। इसको जरा हमें समझाइए कि ये फैसला किस तरह से निवेशकों के हित में है, खासतौर से उन निवेशकों के हित में भारत में जो एक छिपा हुआ वर्ग है जो बताता नहीं है लेकिन उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया। शरद जी, क्रिप्टो करेंसी जब से शुरू हुई तब से विवादित है। दरअसल भारत सरकार चाहती थी कि इसको असंवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, लेकिन फॉरेन प्रेशर जो था, जो दुनिया के कई देशों से प्रेशर था, उसके आगे सरकार मजबूर थी। इसलिए सरकार उसको असंवैधानिक तो नहीं कर सकती, लेकिन सरकार उसको रोक सकती है। इसके प्रावधान के तहत सरकार ने आज उस पर यह डिक्लेयर कर दिया कि 30% टैक्स लगेगा, सेस तो लगेगा। हाँ, अगर आपने बचने के लिए उसको गिफ्ट भी किया तो गिफ्ट में भी 30% लगेगा। और उसके काउंटर में सरकार ने आरबीआई से बोला है कि वह भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करे। लेकिन मैं बंसल न्यूज़ के माध्यम से पुरजोर अपनी जनता को बताना चाहता हूं कि ये एक रात में राजा बनने का सपना है, सुबह आप वापस फकीर बन सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में निवेश के लिए मत जाइए। जो बड़े लोग हैं जो अपना छुपा हुआ पैसा वहाँ लगाना चाहते हैं, उनकी भी सांसें रुकी रहती हैं कि उनका पैसा कैसे चला जाता। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो छुपाने के नाम से डूबता हुआ पैसा ना देके कृपया कर सरकार को दे दें। सरकार ने कहा है कि हम पिछले 2 साल की रिटर्न जुर्माना लेके कर लेंगे उसको एडजस्टमेंट।
है ना। तो जी, जी। क्रिप्टो करेंसी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा ब्लाइंड गेम है, जिसमें आम आदमी बन भी जाता है, चला भी जाता है, लेकिन अभी तक मैंने कई निवेशकों को देखा वो पैसा अपना निकाल नहीं पाए। मैं सरकार का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 30% टैक्स लगाया। टोबैको पर जिस तरीके से 55% टैक्स है, उस तरीके से अगर इस पर भी 55% टैक्स लगाते तो भी मैं सहमत रहता। जी वाकई। और जिस तरह से शरद जी एक आपके शो को मैं देख रहा था, उसमें कहा गया था कि अनुभव के ऋषि ये मार्केट अनुभव के ऋषि हैं, और मैं समझता हूं कि मार्केट अनुभव के ऋषियों से कम ये युवा, ये आपको जब देख रहा होगा आदित्य जी, और मेरे जैसे युवा या बाकी और जो युवा ये सोच रहे होंगे क्या ये सही वक्त है छोटा या थोड़ा सा उससे बड़ा उद्योग चलाने का, आत्मनिर्भर होने का ये समय है? क्या ये बजट इतनी सहमति देता है? निश्चित तौर पर बजट बहुत सहमति देता है। सरकार का पूरा का पूरा जोर इस बात पर है कि 65% तक हमारे यहाँ का सामान लगा रहे। मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर भारत भी है। और एक छोटी सी बात बताऊँ, बहुत छोटी सी इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे लोग मध्य प्रदेश में वो बैटरी बनाते हैं, पानी वाली बैटरी, एसिड वाली बैटरी। तो सरकार ये चाहती है कि छोटे उद्योगों में जो स्टार्टअप है उनको, उन्होंने स्टार्टअप का भी उल्लेख किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, और उनको जो उनकी जो राहत है वो 2023 तक बढ़ा दी है। तो हम चाहते हैं कि जो युवा वर्ग जो कम पूंजी वाला है उसको स्टार्टअप में पैसा मिले, कम ब्याज दर पर मिले, और कुछ स्थान चिन्हित किए जाए जिससे उनको उस एरिया में अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो टैक्स में हॉलीडे मिले। तो नए लोगों को, जो युवा उद्यमी है वो, और जो युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप बनाए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरे। आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत उज्जवल है, बहुत गोल्डन ईयर निकलेगा आने वाला 5 साल। जिस प्रकार से सरकार चाहती है कि उन्होंने, सरकार ने तो 25 साल का बोला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले 2-3 साल में आप देखेंगे कि दुनिया की बड़ी बड़ी जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, ये बात तो उद्योग की हो गई। शरद जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी होता है कि धंधा पानी हो, हमारी पहली प्राथमिकता ये होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, कपड़ा सस्ता हो गया उसकी भी बात हो गई। अब ज़रा मकान की बात कर लेते हैं। जो 80 लाख मकान देने की बात हुई है, तो क्या प्रॉपर्टी क्षेत्र में इस एरिया में बूम दिखता है क्या? क्योंकि ये बजट प्रॉपर्टी को लेकर कैसा, और आपके कुछ सवाल हो शरद जी तो आप इसमें मिक्स कीजिएगा। मैं इसको आदित्य मनिया जी से ही समझना चाहूँगा, क्योंकि ये दावा हमने बराबर देखा है आदित्य जी की बीते समय में कोविड की स्थिति, ओमिक्रॉन के हमले के बाद भी रियल एस्टेट मजबूत हुआ है, ऐसे दावे मैंने सुने हैं। कितनी सच्चाई है, आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए आवास की किसी महत्वपूर्ण योजना को तो हम नहीं देख पाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना को मजबूती से आगे बढ़ाने की बात की गई है, जो ज़रूरी भी है। अगर रियल एस्टेट को और बूम मिलता, 25,000 करोड़, 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी गति मिलेगी और एक वायबल ऑप्शन भी हमें यात्रा का, ट्रांसपोर्टेशन का मिलेगा। लेकिन हाउसिंग के लिए, और ख़ासतौर से मध्यम वर्गीय व्यक्ति का सपना जो हाउसिंग का रहता है, उसके लिए शायद वित्त मंत्री जी के हाथ कुछ अधिक बंधे हुए थे। नहीं, शरद जी, वित्त मंत्री जी के हाथ बंधे हुए नहीं थे। वित्त मंत्री जी अभी भी सरकार का रुख जो है रियलिटी सेक्टर पर पॉजिटिव नहीं है। हमारी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाए, लेकिन बार बार ये कहने पर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम तो निकाल रही है, लेकिन आम आदमी के घर का सपना जो है ना, वो होने में देरी क्यों रही। दरअसल हो सकता है एक बात ये भी धीरे पीछे से आती है कि इससे सरकार को प्रॉपर टैक्स नहीं मिलता है। इसमें जो पैसा दिखाना नहीं चाहिए उसकी मात्रा ज़्यादा है, लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कि सरकार के रेट इतने बढ़े हुए हैं कि अब पैसे बचाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार ने, प्रधानमंत्री, हमारी एक और आम थी कि जो लो कास्ट हाउसिंग है उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाए, वो भी सरकार ने नहीं देखी। लेकिन सरकार 80 लाख मकान जो दे रहा है वो किन तबकों को दे रहा है ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि ओमिक्रॉन और कोरोना 19 के बाद अगर किसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं तो वो रियल्टी है। जीडीपी में जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, दावा है, वो भी रियल्टी है। और सरकार के आम आदमी को जो उभरने के लिए, व्यापारी को उभरने के लिए जो क्षेत्र है वो भी रियल्टी है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
जो पूरक बजट होगा सरकार उसमें देखे कि रियलिटी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर से दूसरे जो सेक्टर हैं वो भी बहुत जुड़े हुए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया है तो हमने देखा कि मेटल बढ़ रहा है, सीमेंट बढ़ रहा है, अभी स्टील में उतनी बढ़त नहीं आई है। तो अगर रियलिटी सेक्टर को सरकार दे, हमारी ये वाली मांग बहुत हमने भी करी थी कि जो मकान ले रहे हैं उन पर ब्याज में रियायत दिया है, कम ब्याज पे, और टैक्स में भी छूट दी जाए, वो सरकार इस बात से चूक गई। लेकिन मैं शरद जी आपके द्वारा भी चाहूँगा बंसल न्यूज़ के माध्यम से कि माननीय वित्त मंत्री जी के पास ये बात पहुँचे कि रियलिटी सेक्टर हिंदुस्तान की आपको जो 9% GDP माने तय करनी है और उसको मेंटेन करना, उसमें रियलिटी सेक्टर को आप अवॉइड करके आगे नहीं बढ़ सकते। आप निश्चित तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पर जा रहे हैं और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े शहर के अलावा पहली बार तो आपने शहरी क्षेत्र को देखा है, बजट में हमने देखा, और जब शहरी क्षेत्र को देखा है तो शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा लोगों के रहने की सुविधा ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नए युवा हैं वो गाँव से पलायन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, उनके लिए मकान भी चाहिए, उनके खुद के लिए भी चाहिए और किराए के लिए भी चाहिए। तो दोनों तरफ। अदिति जी ये भी मुझे समझाइए कि कोई चीज़ महंगी नहीं हुई है, मोटे तौर पर कुछ चीज़ों को सस्ता किया गया है, हालांकि कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें वो नहीं हैं, लेकिन फिर भी सरकार के हाथ में जो था उसने किया। इस संतुलन में थोड़ा सा हमें ये समझाइए कि सरकार की आय कहाँ से बढ़ेगी, जो टैक्सेशन है या जो प्रोविजंस, बजटरी प्रोविजंस हैं इसमें, क्योंकि ना शराब पर टैक्सेशन हमने देखा, ना हमने सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट पर देखा, क्रिप्टो करेंसी पर है, लेकिन अब वो गणित थोड़ा रहस्यमयी है तो कैसे समझेंगे, थोड़ा अगर आप समझा सकते हैं तो वो भी समझाइएगा। सरकार की आय का बिंदु क्या आपको लगता है आगे सप्लीमेंट्री जो बजट हमें आएगा ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद, वहाँ आपको लगता है कि सरकार कुछ इस दिशा में बढ़ सकती है? शरद जी आपने पेपर वेट के नीचे जो पन्ना बंधा हुआ रखा था उसको अभी खोल दिया आपने। निश्चित तौर पर जी सरकार ने डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव न करके एक साहसिक कदम उठाया है। सरकार ने जो कोविड-19 में हेल्थ केयर सेक्टर पर खर्चा हुआ, सरकार का एक बहुत बड़ा खर्चा था। अभी सरकार को डायरेक्ट टैक्स में जो GST 1.38 करोड़ लगभग 4 लाख करोड़ जो आया है, सरकार उससे राहत में महसूस कर रही है। लेकिन हमने ये देखा कि पूरे देश में 18-19 करोड़ पैन कार्ड बन रहे हैं और 5 करोड़ लोग जो है 9 करोड़ लोग टैक्स की रिटर्न भरते हैं और 3.5 से 5 करोड़ के बीच में जो एक विवादित आंकड़ा है, लेकिन 3.5 से 5 करोड़ के लोग अपना टैक्स दायर करते हैं। तो सरकार अभी डायरेक्ट टैक्स पर बहुत तेज़ी से विचार कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने में जहाँ जहाँ से धन छुपा हुआ रखा था उन लोगों पर सरकार ने सीधे हाथ डाला, चाहे वह राजनीतिक संरक्षण में हो और चाहे इंडस्ट्रीज के संरक्षण में हो, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, लेकिन सरकार ने कहीं छोड़ा नहीं है। जो आपने पहली बात की है, 5 राज्यों के चुनाव के बाद सरकार निश्चित तौर पर वो पेपर वेट लेफ्ट साइड में रखकर राइट साइड का पन्ना खोलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और सरकार की जो आम जनता की मांग चली आ रही है GST पर, सरकार उसमें भी कुछ नहीं सुन रही, उसमें निचले तबके से लेके टॉप मोस्ट लोगों तक सरकार को टैक्स मिल रहा है। इसलिए सरकार थोड़ी बहुत भरोसे में है, लेकिन मैं समझता हूँ डायरेक्ट टैक्स पर आने वाले अगले 6 महीनों में कहीं ना कहीं पूरक में या इनडायरेक्ट रूप से उनसे टैक्स लिया जाएगा। इस बात को हम नकार नहीं सकते। यानी कि इस तरह समझा जाए, मैं इसको समेटने की तरफ बढ़ रहा हूँ, एक शेर यहाँ सामने आ गया तो मैं समझता हूँ कि इससे इसका समापन हो जाए कि उसकी 70 की कमाई और 85 का खर्च है, उसकी 70 की कमाई और 85 का खर्च है, आदमी अच्छा था उसको घर की चिंता खा गई। जी जी। तो चलिए सर, ये इन तमाम तरह के बिंदुओं पर हमने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया शरद द्विवेदी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट को और ज़्यादा सफल बनाने के लिए। आदित्य मरिया साहब, मैं फिर आपको वही मार्केट के अनुभवी ऋषि कहूँगा जिन्होंने हम तक ये बात पहुँचाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेहमान हमारे साथ थे और जो चले गए कहीं और किसी चैनल्स पर या किसी वेबसाइट पर बैठे होंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जनता ने जिस तरह से प्यार बंसल न्यूज़ को दिया है, आगे भी आप ऐसा बना रखें। तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।